Hello dear students, I welcome you all to the last lecture as well as last topic of our crash course semiconductor. ठीक है, तो ये जो क्रैश कोर्स का सीरीज़ था वो काफ़ी बढ़िया चला और हमें बढ़िया रिस्पांस मिला आप लोगों से, कमेंट्स, लाइक्स, शेयर भी काफ़ी बढ़िया हुआ। और अब इस क्रैश कोर्स के सीरीज़ के लास्ट की तरफ आ गए हैं, तो इसमें मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे जो टेक्निकल की टीम है जिन्होंने एडिटिंग वगैरह भी टाइम पे किया, कई बार लेट भी हो गए पर इंतज़ार रहा स्टूडेंट्स का। एडिटिंग टीम काफ़ी बढ़िया काम की है और ओवर काम भी हुआ है हम लोगों का इस लॉकडाउन के पीरियड में। और आप लोगों के लिए जो हमने मटेरियल तैयार किया रिवीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ताकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं सभी के लिए हेल्पफुल हो। तो आई होप लेक्चर 1 अच्छे से आपने कनेक्ट किया होगा। लेक्चर 2 में सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि ये चैप्टर भी उतना ही इंटरेस्टिंग बना पाऊँ जितना बाकी चैप्टर भी आप एंजॉय किए हैं, और इसके जो क्वेश्चंस हैं और जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे तरह से लिंक कर पाऊँ। सही है, तो ठीक है, फिर आगे बढ़ाता हूँ मैं। तो शुरू करते हैं ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? मैंने आपको डायोड बताया। डायोड में क्या होता है, 2 टाइप के सेमी कंडक्टर को फ्यूज़ किया जाता है और डायोड बन जाता है वहाँ पे। यहाँ क्या होगा, 3 डायोड्स, एक तरह से 3 डायोड्स को हम अपन लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे? कुछ इस तरह से कि 2 टाइप के डायोड्स, 2 टाइप के जो डायोड्स हैं उनके बीच में एक तीसरा यानी कि डिफरेंट टाइप का डायोड लगा रहेगा। कैसे? जैसे इस तरह से। तो 2 डायोड्स के बीच में एक तीसरा डायोड सैंडविच किया गया है। करेक्ट? तो अगर ये एन टाइप का है तो ये भी एन टाइप का होगा और ये पी टाइप का होगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एन पी एन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक एरिया छोटा बनाया, एक एरिया बड़ा बनाया। ये डायग्राम का मिस्टेक नहीं है, ये स्पेशली पर्पस के लिए मैंने बनाया है। क्यों? क्योंकि जो रीजन छोटा है उस रीजन का नाम है एमीटर। उसका नाम क्या है? एमीटर। और जो रीजन बड़ा है उसका नाम क्या है? कलेक्टर। और बीच वाला रीजन को क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है, उसी तरह से अगर P के बीच में N टाइप आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो PNP ट्रांजिस्टर। करेक्ट? अब समझते हैं एमीटर का काम क्या है, कलेक्टर का काम क्या है और बेस का क्या काम है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ एमीटर। एमीटर का काम है मेजॉरिटी चार्ज को एमिट करना है, इंजेक्ट करना है ट्रांजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो इट्स मेन वर्क इज टू इंजेक्ट मेजॉरिटी चार्जेस, टू इंजेक्ट मेजॉरिटी चार्जेस इनटू ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये हो गया किसका काम? एमीटर का काम। इसीलिए इसकी जो डोपिंग है वो हैवी रखते हैं, इसकी डोपिंग हैवी रखते हैं। तो इट इज हाईली डोप्ड, इट इज हाईली डोप्ड। ठीक है, और इसका जो साइज है वो एमीटर से थोड़ा कम होता है। उसके बाद आते हैं कलेक्टर पे। कलेक्टर के नाम से पता चल रहा है कि वो कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? मेजॉरिटी चार्जेस जो अंदर घुस रहे हैं उनको कलेक्ट करेगा वो। ठीक है, इसलिए इसकी डोपिंग जो है वो लो रखते हैं। ठीक है, या मॉडरेट रखते हैं। ठीक, तो इट्स मेन फंक्शन इज टू कलेक्ट
टू कलेक्ट मेजॉरिटी चार्जेस। इसीलिए इसकी जो साइज है वो बड़ी है, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा कलेक्ट कर पाएगा। पर इसकी जो डोपिंग है वो मॉडरेट रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते, ठीक है, मॉडरेटली डोप, मॉडरेटली डोप, ठीक है। अब तीसरा क्या है, बेस। इसका काम क्या है, इसका काम है स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम करना। स्क्रीनिंग इफेक्ट ये बड़ा ही नैरो एरिया है, इसके एरिया बहुत ही कम हो गए, हाँ, तो ये स्क्रीनिंग का काम करेगा। तो इसकी मेजॉरिटी में क्या है, होल्स हैं इसके मेजॉरिटी में, ठीक है। तो इट वर्क्स एज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब सेलेक्टिव पैसेज ऑफ चार्जेस का अलाउ करेगा। सेलेक्टिव, कुछ को जाने देगा, कुछ को नहीं जाने देगा, वही काम है स्क्रीनिंग, है ना। सेलेक्टिव पैसेज, सेलेक्टिव पैसेज, ये है इसका काम, ठीक है। और ये बहुत ही थिन लेयर होता है, वेरी थिन लेयर एंड वेरी लो डोप। डोपिंग बहुत ही पुअर रखते हैं, बहुत ही कम रखते हैं डोपिंग, ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब इसका सिंबल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबल कुछ ऐसा है कि ये जो लाइन है, ये लाइन कहलाएगा बेस। ये क्या कहलाएगा, बेस। और यहाँ पर दो लाइन होंगे इस तरह से, जिसमें एक होगा एमीटर और एक होगा कलेक्टर। पर पहचानेंगे कैसे, कौन है एमीटर कौन है कलेक्टर, कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, सिंबल। और वो सिंबल है एरो। क्या है सिंबल, एरो। तो अगर एरो ऐसा है इस तरह से, और अगर सिंबल ऐसा है इस तरह से बाहर की ओर, ऐसा है, तो ये तो एमीटर होगा। जहां एरो आपने देख लिया वो क्या बन गया, एमीटर, ठीक है। और बीच वाला हो गया बेस और ये वाला हो गया कलेक्टर। लेकिन एक एरो बाहर निकलते हुए होगा, एक एरो अंदर की ओर होगा। अब इनमें डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन इसके n से p के तरफ जाएगा, तो करंट बाहर की ओर होगा। यानी कि बेस से एमिटर की ओर जो एरो है, बेस से एमिटर की ओर जो एरो है, वो कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये P है और ये N है, तो ये भी N होगी। अब डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये PNP ट्रांजिस्टर हो गया। तो दिस इज PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसकी जो एमिटर है वो P टाइप की है, और इसकी जो एमिटर है तो वो इसमें मेजॉरिटी में होल्स है, ठीक है, इसके होल्स और इसमें इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ, एमिटर का काम है मेजॉरिटी चार्ज को इंजेक्ट करना, और मोबिलिटी अगर कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा है कि होल्स की मोबिलिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये बताओ कौन सा ट्रांजिस्टर अच्छा होगा? अच्छा मतलब कंडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो NPN ट्रांजिस्टर की कंडक्शन अच्छी होती है, क्योंकि उसकी जो मेजॉरिटी है चार्ज कैरियर, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए NPN का एप्लीकेशन ज़्यादा होगा, PNP का एप्लीकेशन कम होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांजिस्टर का कनेक्शन रूल क्या है, कैसे कनेक्ट करेंगे, और फिर उसकी वर्किंग समझेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन सीखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, करेक्ट। तो मैं आपको कनेक्शन रूल यहीं सिखा देता हूँ। कनेक्शन रूल, कनेक्शन मतलब बैटरी से कनेक्ट करने का रूल। क्या रूल है? नंबर 1, क्योंकि एमिटर का काम क्या है, एमिटर का काम है मेजॉरिटी चार्ज को इंजेक्ट करना,
इसीलिए उसके लिए फेवरेबल कंडीशन मुझे कनेक्ट करके लगाने की ज़रूरत है। और कैसा फेवरेबल कंडीशन होगा? जब उसको फॉरवर्ड बायस करेंगे। तो रूल नंबर 1, एमीटर एंड बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। क्यों? क्योंकि एमीटर इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, या वो मेजॉरिटी चार्ज इंजेक्ट उनके पास करना है, इनका काम है। और इनमें लेवल ऑफ डोपिंग भी आप हैवी रखें, तो इसकी डोपिंग बहुत ज़्यादा है, तो डोपिंग ज़्यादा है तो इसीलिए उसको फेवरेबल कंडीशन दोगे तो ही वो मेजॉरिटी चार्ज को डाल पाएगा। अब कनेक्शन करने के टाइम दिक्कत क्या आएगी वो देखो। जैसे ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, ये इस तरह से ट्रांजिस्टर है, तो इसके टर्मिनल्स अगर एक को आप कनेक्ट करो, एमीटर बेस कलेक्टर, अगर आपको एमीटर को कनेक्ट करना है तो आपको 2 टर्मिनल्स चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव 2 टर्मिनल्स चाहिए। बेस को अगर करना है, एनर्जी देना है, उसके लिए भी 2 चाहिए और इसके लिए भी 2 चाहिए। लेकिन आप देखो कि अगर आप 2 इसको कनेक्ट करोगे तो आपको 4 चाहिए होगा टोटल टर्मिनल, पर आपके पास है तो 3। इसका मतलब एक टर्मिनल हमेशा कॉमन होगा। तो इसीलिए कनेक्शन ऐसा किया जाता है कि एक हमेशा कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कॉमन में क्या है? बेस। तो ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट, तो इसको क्या बोलोगे? कॉमन बेस। एनपीएन है तो एनपीएन हो जाएगा, कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे सर? इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसमें एरो दिखाओगे तो एमीटर पता चलेगा, तो एरो अगर बाहर है तो ये एन पी एन हो गया, और ये एमीटर हो गया, ये बेस हो गया, और ये कलेक्टर हो गया। आपको सिंबल भी पता होना चाहिए। तो एमीटर बेस इनपुट, और यहाँ आप लेते हो आउटपुट। कलेक्टर में क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं। तो ये कॉमन बेस हो गया। नंबर 2 बताओ इसमें क्या कॉमन है? बताओ क्या कॉमन है? अगर मैं ऐसे एरो बना दूं तो ये एमीटर है ना, और ये बेस है, और ये कलेक्टर, तो एमीटर बिकम्स कॉमन। तो इसको क्या लिखोगे? कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे एमीटर अगर रख दो तो ये हो गया कलेक्टर, कॉमन सा, ऐसे। तो ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमीटर है, तो ये क्या बन गया? कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर, ठीक। तो 3 प्रकार के कॉमन होंगे, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। रीज़न क्या है? रीज़न है कि टर्मिनल 3 ही है और आपको कनेक्शन टोटल 4 करना है, तो एक कॉमन हमेशा आएगा ही आएगा। तो ये इसके साथ कॉमन बन जाएगा, इसके साथ कॉमन बन जाएगा, है ना। एमीटर में एमीटर इसके साथ कॉमन, ये इसके साथ कॉमन, तो एक कॉमन आता ही आता है। तो कनेक्शन का रूल क्या है कि ऐसे कनेक्ट करो कि हमेशा एमीटर बेस इज फॉरवर्ड बायस, एमीटर बेस इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस इज रिवर्स बायस। तो अब सीखेंगे इसकी वर्किंग, काम कैसे करता है। कनेक्शन रूल फॉलो करते हुए इसका वर्किंग सीखेंगे, ठीक है। देखो, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में मेन वर्क है ट्रांजिस्टर का एम्पलीफाई करना, एम्पलीफिकेशन, करंट की एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज की एम्पलीफिकेशन, इनफैक्ट पावर की भी एम्पलीफिकेशन यहाँ मिलती है आपको। ट्रांसफार्मर जो होता है वो भी एम्पलीफाई करता है, करंट को भी और वोल्टेज को भी, लेकिन पावर एम्पलीफाई नहीं कर पाता है। अगर आपको याद हो, लेक्चर में मैंने बताया था कि पावर इनपुट और पावर आउटपुट सेम होगा आइडियल ट्रांसफार्मर में, लेकिन ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो पावर को भी एम्पलीफाई कर सकता है। तो चलो देखते हैं इसका वर्किंग। मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है, तो एनपीएन में मेजॉरिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेजॉरिटी में क्या होंगे यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी डोपिंग हेवी है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, और इसकी डोपिंग कम है। तो ये वाला रीजन क्या हो गया? एमीटर।
ये वाला रीजन क्या हो गया, कलेक्टर, और ये वाला रीजन क्या हो गया, बेस। ये क्या है, बेस, बेस है, ठीक है। अब इसमें मेजॉरिटी में होल्स हैं और बहुत कम है वैसे। तो रूल क्या कहता है कि एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस करना है। तो फॉरवर्ड बायस कैसे होगा, फॉरवर्ड बायस होगा जब एन का कनेक्शन में नेगेटिव पोलैरिटी आए बैटरी की। तो नेगेटिव पोलैरिटी लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। अब इसका नाम स्पेशल नाम रखेंगे VEE, ठीक है, क्योंकि एमिटर के साइड में, ठीक है। अब कलेक्टर को क्या करना है, कलेक्टर बेस जंक्शन, इसीलिए एमिटर बेस जंक्शन लिखा था मैंने, क्योंकि ये कॉमन बनेगा हमेशा। इसको क्या करना है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस कैसे होगा, ये N है, N को रिवर्स में कैसे करें कनेक्ट, तो N को रिवर्स में कनेक्ट करने के लिए मुझे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, फिर नेगेटिव। लेकिन क्या करते हैं ना, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रिवर्स बायस करते हैं। तो एक और बैटरी लगा दो, मतलब सेल 2 लगा दो, ठीक है, और इसका नाम होगा VCC, ठीक है। अब हाँ, अब देखो कैसे काम होता है, वर्किंग सीखना है, काम कैसे हो देखते हैं। ये जो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बैटरी कनेक्ट करने के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स सभी के सभी इधर मूव करने लगेंगे ऐसे, ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करने लगेंगे, ड्रिफ्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने लगेगी, बट ओवरऑल ट्रांजिस्टर जो है वो न्यूट्रल रहेगा, ओवरऑल ट्रांजिस्टर जो है वो न्यूट्रल रहेगा। तो न्यूट्रल होने के लिए क्या होगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से उतना ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होने लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, ये सब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलेगा, करंट। तो इसके कारण करंट फ्लो होने लगेगी, क्योंकि ये एमिटर वाला टर्मिनल है, इसीलिए एक करंट दिखाओगे इधर IE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं तो करंट इधर दिखाओगे, ठीक है। तो इधर से करंट आने लगा ऐसे। अब बेस का काम क्या है, एमिटर का काम था मेजॉरिटी चार्ज को इंजेक्ट करना, तो वो इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। अब बेस का काम क्या है, स्क्रीनिंग का काम करना, वो सिलेक्टिव पैसेज अलाउ करेगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो रोक लेता है, ठीक है। तो जिनको वो रोक लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, वो इलेक्ट्रॉन्स इधर इससे बाहर आने लगेंगे, क्योंकि आपने वायर बना रखा है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट। तो एक करंट मिलेगा, किधर मिलेगा बच्चों जल्दी बताओ, तो करंट मिलेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट मिलेगा, क्योंकि ये बेस टर्मिनल है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, IB, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इसने रोक दिया। अब वो जो कुछ की जो काउंटिंग है मैं आपको बता देता हूं कि अगर 100% इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ऑन एन एवरेज ओनली 5% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड बाय बेस। तो बेस के पास रोकने का केवल क्षमता 5% इलेक्ट्रॉन का है, 5% इलेक्ट्रॉन उसने रोक दिया, 95% इलेक्ट्रॉन गोज इनटू कलेक्टर रीजन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आना शुरू हो गए, बहुत ही हैवी संख्या हो गई इस इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इधर आ गए ऐसे, लेकिन यहाँ पर पहले से भी इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन उनकी काउंटिंग कम थी। अब नेगेटिव चार्ज एक्सेस में आ गए, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाए, क्योंकि आपने एक पैसेज बना रखा है, क्लोज पाथ बना रखा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगेंगे, एक्सेस वाले ऐसे बाहर आने लगेंगे, ठीक है ना, ऐसे बाहर आने लगेंगे। फिर से वही बात, करंट इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, क्या होगा, करंट किधर है, कलेक्टर में, तो इसको क्या लिखोगे, IC लिखेंगे। अब इस चीज को देखो ध्यान से, अरेंजमेंट देखो, इसमें चार्ज का एक्यूमुलेशन कहीं नहीं हो रहा,
इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है। तो KCL भी वैलिड होगा, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। वो क्या कहता है कि नेट इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो इस ट्रांजिस्टर में इनकमिंग करंट क्या है, IB और IC। आउटगोइंग करंट क्या है, बाहर IE। तो इन तीनों में क्या रिलेशन रख सकते हो, तो रिलेशन आएगा IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC, एंड दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। मैंने NPN लिया, PNP में भी ट्रू होगा। एंड ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मैंने यहाँ कॉमन बेस लिया है, अगर आप कॉमन एमीटर लोगे तब भी यही ट्रू होगा। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, सबके लिए ट्रू है। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो यहाँ क्या था, 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज इनटू कलेक्टर रीजन। कलेक्टर में 95% इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। अब इसी चीज को मैं ये कॉमन है ना, तो दिस इज कॉमन बेस NPN ट्रांजिस्टर। अब मैं इसी चीज को सिंबल में दिखाता हूँ। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉमन बेस हो गया, यहाँ पे ऐसे एरो हो गया। अब ये NPN है, तो NPN है तो ये P है, P से N की तरफ करंट होता है, तो ये करंट का सिंबल हो गया और ये एरो ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप बैटरी दिखा रहे हो यूँ, ठीक है, और इस जगह में भी एक बैटरी होगा ऐसे। मैं कह रहा हूँ कि कुछ इसकी रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। इसको लोड रेजिस्टेंस ले लो। ये बैटरी का नाम क्या है, VCC। ये बैटरी का नाम क्या है, VEE। ठीक है, अब ये क्या है, एमीटर। ये क्या है, बेस। ये क्या है, कलेक्टर। और ट्रांजिस्टर कैसा है, NPN। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स अंदर जा रहा है तो आपने करंट दिखा लिया, पर इसमें समझने में कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, तुरंत से आप सही कर लोगे। पहला चीज़ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमेशा IE इक्वल्स टू IB प्लस IC। ठीक है, तो देखो एरो हमेशा दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो उसी एरो के हाथ को पकड़ते हुए आगे ले जाओ बाहर, तो ये आ गया IE। अब अगर IE आउटगोइंग करंट है तो बाकी दो करंट को अंदर ही जाना पड़ेगा, तो अंदर ले लो ऐसे IB और ये IC, ये करंट ऐसे डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी KCL वैलिड होता है। ठीक, अब ये वाला रीजन होगा इनपुट रीजन, ये होगा इनपुट और ये होगा आउटपुट। लेकिन सर थोड़ा डाउट हो गया मुझे, क्या, अगर ये इनपुट है तो करंट तो इससे बाहर आ रहा है और ये आउटपुट है तो करंट इसके अंदर जा रहा है, तो सर फिर इनपुट इसको कैसे बताया आपने, या इनपुट करंट IE क्यों लोगे, आउटपुट करंट IC क्यों लोगे आप, यही कंफ्यूजन होता है। तो देखो मैंने कहा था ट्रांजिस्टर की वर्किंग में मेजॉरिटी चार्जेस को देखते हैं, ना कि करंट को। तो आपने ट्रांजिस्टर ही लिया NPN, तो मेजॉरिटी चार्जेस का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर ही जा रहा है ना, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स अंदर जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट आपने करंट का मूवमेंट लिया है, तो वो ऑपोजिट हो जा रहा है, तो उससे क्या हो गया। तो आप कंफ्यूज मत होना कभी भी कि करंट बाहर है तो ये आउटगोइंग है या ये वाला रीजन आउटपुट होगा, ये इनपुट होगा। नो, ये ट्रांजिस्टर ही NPN है, तो इसमें अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, तो अंदर क्या जा रहा है, मेजॉरिटी चार्जेस देखना है, ना कि करंट। क्लियर है, चलो तो अब देखते हैं कि एम्प्लीफिकेशन हुई या नहीं। तो सबसे पहले करंट का एम्प्लीफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले है करंट गेन ऑफ
कॉमन बेस, सीबी मतलब कॉमन बेस, ठीक है। इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा। तो अल्फा क्या होगा, गेन कब कहलाएगा, जब आउटपुट बाय इनपुट करंट लो। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, लेकिन ये कंफ्यूजन है कि इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि अंदर जाते हुए को इनपुट बोलते हैं तो आप रेशियो गलत ले लेंगे। इसीलिए मैं समझा रहा था आपको कि करंट से कंफ्यूज नहीं होना है, मेजॉरिटी चार्जेस से आपको देखना है। मेजॉरिटी चार्जेस अंदर जा रहा है, देखो तो वो इनकमिंग हो गया यानी कि इनपुट हो गया, और मेजॉरिटी चार्जेस यहाँ से बाहर निकल रहा है तो वो आउटपुट हो गया। तो आउटपुट करंट क्या होगा बताओ यहाँ से देखकर, आउटपुट करंट इज IC। इनपुट करंट क्या होगा देखो यहाँ पर IE। तो ये हो गया अल्फा का फॉर्मूला। तो अल्फा का मतलब क्या होगा, करंट गेन ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। अब देखना क्या ये करंट गेन हुआ, क्या एम्प्लीफिकेशन हुई, अच्छी एम्प्लीफिकेशन मिली या नहीं, वो देखते हैं। तो देखो अगर 95% ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में गया है तो क्या आप इसको बोल सकते हो दिस इज 0.95 ऑफ एमिटर करंट, और इसको 0.05 ऑफ एमिटर करंट बोल सकते हैं, क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट मिल रहा है। सही बात है। तो IE की वैल्यू एग्जाम्पल के लिए मैं तौर पे ले रहा हूँ, IE की वैल्यू इज IC की वैल्यू इज 0.95 ऑफ IE। तो IE को यहाँ IC की वैल्यू रखोगे तो अल्फा इज लेस देन 1 आ गया, देखो लेस देन 1। इसका मतलब 1 से ज़्यादा होगा तभी तो एम्प्लीफिकेशन होगी। तो इसको बोलते हैं पुअर एम्प्लीफिकेशन, मतलब हुआ ही नहीं, आपने कोई अच्छी गेन ही नहीं की, पुअर एम्प्लीफिकेशन। ठीक है। अच्छा अब वोल्टेज गेन देखते हैं। वोल्टेज गेन क्या होगा, नंबर 2 वोल्टेज गेन। क्या वोल्टेज गेन यहाँ हो रहा है, वोल्टेज गेन यहाँ पर होगा, इसको AB से रिप्रेजेंट करो, एम्प्लीफाइड वोल्टेज। ठीक है। तो वो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब देखो इनपुट साइड तो ऑलवेज फॉरवर्ड बायस था, इसका मतलब आपको ज़्यादा वोल्टेज देने की जरूरत ही नहीं है। और आउटपुट में आपने रिवर्स बायस कर रखा है, या आउटपुट साइड में वोल्टेज अच्छा खासा आपको मिलने वाला है, तो इसीलिए एम्प्लीफाइड वोल्टेज तो होगी, बात सही है। या अगर आप फॉर्मूले से देखो तो आउटपुट यहाँ पे जो आउटपुट आप यहाँ लेते हैं, लोड रेजिस्टेंस पे आउटपुट लेते हैं, ठीक है ऐसे। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, IC इंटू RL या आउटपुट रेजिस्टेंस, और इनपुट क्या हो गया IE इंटू Rout Rin इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, इधर वाले साइड का रेजिस्टेंस, या ट्रांजिस्टर है कुछ ट्रांजिस्टर का भी अपना रेजिस्टेंस होगा इंटरनल, या वायर की रेजिस्टेंस होगी। ठीक है। तो यहाँ वोल्टेज गेन आप करते हैं क्योंकि आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। एज RL इज ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन इनपुट, सो AB इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो हाँ वोल्टेज गेन मिलेगा। तो ये हो गया। पावर गेन मैं बताऊंगा अगले वाले में। तो ये था कॉमन बेस। तो क्या कॉमन बेस अच्छा है, कॉमन बेस अच्छा नहीं है। क्यों, क्योंकि एम्प्लीफिकेशन पुअर मिल रही है, इसीलिए इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं करते। अगले टाइप का कॉन्फ़िगरेशन में लेके चलता हूँ, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो कॉपी। चलो अब देखते हैं कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। देखो फिर से याद करो, एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरो रिप्रेजेंट करेगा एमीटर। तो ये है एमीटर, ये है बेस, और ये है कलेक्टर। अब रूल याद करो, एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। तो पहले पता करो किस टाइप का ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर में P to N हमेशा एरो होता है, तो P to N हो गया ये। ठीक है। अब देखो P को मुझे करना है फॉरवर्ड बायस, तो वो कैसे पॉसिबल है, जब पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट करोगे। तो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे नेगेटिव है ना, N को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो फॉरवर्ड बायस है। P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया,
तो फॉरवर्ड बायस है। अब इसका नाम क्या होगा, VBB। अब एमीटर बेस या कलेक्टर वाला जो टर्मिनल था उसको रिवर्स बायस करना था, तो इसको रिवर्स बायस करो। तो ये रिवर्स बायस करने के लिए क्या करना होगा, ये N है, तो N का रिवर्स कैसे होगा, जब ये पॉजिटिव हो। और कैसे करते हैं, हैवी करते हैं, एक और बैटरी लगा दो ऐसे। अब बाद में आपको ये डाउट होता है पढ़ने के बाद कि सर ये नेगेटिव के लिए तो आपने फॉरवर्ड आपने कर दिया और ये नेगेटिव के लिए आपने रिवर्स किया है, ठीक है, बट एमीटर मतलब ये वाला टर्मिनल तो फॉरवर्ड नहीं रहा, तो फॉरवर्ड हो गया, ये वाला टर्मिनल फॉरवर्ड हो गया, जबकि ये रिवर्स होना चाहिए था। देखो एक बार एमीटर को आप देखोगे, यानी कि इनपुट साइड के लिए केवल इसके फेवरेबल कंडीशन को देखते हो, आउटपुट साइड के टाइम एमीटर को नहीं देखते, तो आपको इसको देखना होता है। ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो वो रिवर्स बायस है, तो इसका नाम हो जाएगा VCC, ठीक है ना। अब करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर करंट सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि राइज हो रहा है कि फॉल, मिस्टेक हो जाएगा और इनपुट आउटपुट भी गलत लिख लोगे। मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया है कि IE इज ऑलवेज इक्वल्स टू IB प्लस IC, ठीक। अब आप IE बस सही तरीके से निकाल लो, अपने आप ऑपोजिट हो जाएगा B और C। तो एरो को मैंने बोला था पकड़ के खींच लो आगे, तो एरो ऐसे बाहर निकल रहा है, तो ये हो गया IE ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, IB और इधर ये क्या हो जाएगा, IC ऐसे, ठीक है ना। ये करंट एक बार सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चलो अब मान लो इधर वाले रीजन में इधर कुछ इनपुट है, इसको इनपुट रेजिस्टेंस ले लेता हूँ मैं, मान लो कुछ रेजिस्टेंस है, या फिर ये आइडियल नहीं है ट्रांजिस्टर, उसकी ट्रांजिस्टर की भी अपनी एक रेजिस्टेंस है, तो वो इनपुट रेजिस्टेंस में काउंट होगा, ठीक। अब जरा चेक करते हैं कि इस कॉन्फ़िगरेशन से गेन हुआ कुछ या नहीं हुआ। तो नंबर 1 करंट गेन ऑफ कॉमन एमीटर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से, ठीक है। तो गेन क्या होता है हमेशा, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट करंट अभी भी IC है, लेकिन इनपुट करंट का नाम अब बेस हो गया। देखो अब फिर से डाउट हो रहा होगा आपको, सर इसमें तो करंट अंदर जा रहा है। हाँ ये तो खैर ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये करंट अंदर जा रहा है तो इनपुट है, कलेक्टर बाहर आ रहा है तो आउटपुट है, यहाँ सही दिख रहा है ना। तो ये इनपुट है और ये आउटपुट, ठीक। तो ये हो गया। अब जरा चेक करते हैं कि क्या एम्पलीफिकेशन अच्छी हुई या नहीं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि बेस करंट इज ओनली 0.05 टाइम्स ऑफ एमीटर करंट एंड कलेक्टर करंट इज 0.95 टाइम्स ऑफ एमीटर करंट। इसको अगर यहाँ रख दो एग्जाम्पल, तो कलेक्टर की वैल्यू क्या हो गई 0.95 और बेस की वैल्यू क्या हो गई 0.05, दोनों IE कट गए, तो दिस इज 19 टाइम्स, देख रहे हो बीटा की वैल्यू 19 आ गया, विच इज़ वेरी हाई, बहुत ही बढ़िया, 19 गुना करंट आपको ज़्यादा मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड। तो ये एम्पलीफिकेशन अच्छी है, ठीक है, इसीलिए कॉमन एमीटर ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब देखते हैं वोल्टेज गेन, क्या देखते हैं, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन को क्या बोलेंगे, एम्पलीफाइड वोल्टेज, ठीक है। अब इसको जरा लिख लो, V आउट बाय V इन। अब V आउट क्या होगा, V आउट होगा आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट। इनपुट करंट क्या है, IB इनटू इनपुट रेजिस्टेंस। लेकिन इसके जगह क्या लिखा जा सकता है, इसके जगह लिखा जा सकता है बीटा, तो बीटा टाइम्स आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये सब फॉर्मूले छोटे छोटे हैं जिनको आपको याद रखना होता है, ठीक है। नंबर 3 पावर गेन।
इसको बोलेंगे एम्पलीफाइड पावर। तो पावर गेन क्या होगा? पावर गेन इज नथिंग बट वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन इज पावर गेन, है ना। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट। तो दोनों का गेन को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम खत्म। तो ए बी कितना है? बीटा, एक और बीटा, तो बीटा स्क्वायर आउटपुट बाई इनपुट, ये हो गया पावर गेन। ठीक है। एक और डेफिनेशन है, इसको जरा याद रख लेना, ट्रांस या म्यूचुअल कंडक्टेंस। ट्रांस और म्यूचुअल कंडक्टेंस, इसको GM से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम्स लॉ से V बाय I, तो कंडक्टेंस क्या होगा? I बाई V, तो I बाई V। बट इतने सारे करंट है, इतने सारे वोल्टेज, कौन सा ले? तो हमेशा आउटपुट बाय इनपुट होता है। ठीक है। तो ये हो गई डेफिनेशन। अब इसको अगर यहां यूज कर लो, यहां देखो, तो ये आउटपुट करंट है बाय इनपुट वोल्टेज, ये पूरा तो इनपुट वोल्टेज ही है ना। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो? तो ये हो गया वोल्टेज गेन इज ट्रांस और म्यूचुअल कंडक्टेंस इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस। नहीं आए समझ लगता है? क्या किया मैंने यहाँ पर? मैंने लिखा एम्पलीफाइड वोल्टेज क्या होता है, यहाँ से देखो तो IC इंटू आर आउट, वी इन लिखा, इसके जगह वी इन लिख सकता हूँ ना मैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया GM, तो इसके जगह मैंने लिख दिया G, है ना। तो ये था कुछ फॉर्मूला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे और भी कुछ रिलेशन है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सबसे पहला है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, है ना। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा का मतलब करंट गेन इन कॉमन बेस, बीटा का मतलब करंट गेन इन कॉमन एमिटर। ये नोटेशन फॉलो होगा पूरे सेमीकंडक्टर में कहीं भी। तो सबसे पहले बीटा का फॉर्मूला लिख लें। बीटा होगा IC बाई IB, सही है। अब यहाँ से IB क्या लिख सकते हो? देखो तो IB लिख सकते हैं ना, IE माइनस IC लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ लिख दिया मैंने IE माइनस IC और ऊपर में IC। अब मैं क्या करूँगा? अब इसको IE से डिवाइड कर दो, IE से डिवाइड, ठीक है। तो ये बना IC बाई IE, ये I -1 माइनस IC बाई IE, ठीक है। अब बताओ IC बाई IE क्या होता है? यही तो अल्फा होता है और ये भी अल्फा हो गया। तो व्हाट इज बीटा इक्वल्स टू? बीटा इक्वल्स टू अल्फा 1 माइनस अल्फा। अब इसको रीअरेंज करके अल्फा इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ बीटा लिख सकते हो, या और भी कई सारे अलजेब्रा के नोटेशन बन सकते हैं। तो सारी बातें यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपको सीखना है वो है कि दो टाइप के करंट गेन होता है। एक होता है डीसी करंट गेन और एक होता है एसी करंट। एसी करंट गेन। डीसी में क्या करते हैं? जो भी अल्फा है या बीटा, उसका फॉर्मूला वही रहेगा जो आप अभी मैंने बताया, है ना। अल्फा इज इक्वल्स टू IC बाई IE और इसके लिए IC बाई IB। लेकिन करंट AC में कैसे गेन होगा? बस इसमें डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा IC बाई डेल्टा IE, और बीटा में क्या होगा? डेल्टा IC बाई डेल्टा IE, ठीक है। ये बात होगी।
तो ये है आपका कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। अब इसके वर्किंग हमने सीख लिया, अब इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे, कहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके पहले मैं इसका इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी समझते हैं, है ना। चलो इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब करंट और वोल्टेज का ग्राफ, करंट और वोल्टेज ग्राफ दोनों के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन सा करंट लें, कौन सा वोल्टेज। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक नोटेशन फॉलो करने वाला हूँ कि ये इनपुट टर्मिनल ले रहा हूँ, मतलब बेस और एमीटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने लिखा है VBE, ठीक है। VBE, VBE क्या होगा, VBB माइनस IB R इनपुट, ठीक है। यहाँ से जब आप बढ़ोगे तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कहने का ये मतलब है VBB माइनस IBR। उसी तरह से VCE लेंगे। व्हाट इज VCE? VCE इज कलेक्टर और एमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसके टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस। तो वो क्या होगा देखना, यहाँ से अगर चलना शुरू किए तो ये होगा VCC माइनस ICR, ठीक है। तो VCE इज VCC माइनस ICRL, ठीक है। ये हो गया VCE। अब सुनो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कहां पर हो रहा है, बेस पे। तो बेस करंट इनपुट हो गया, और इनपुट का कैरेक्टरिस्टिक कहां चेंज कर रहे हो, VCE, VBE। तो VBE वर्सेस IB का ग्राफ बनेगा। मतलब आप इनपुट का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट का ग्राफ कैसा बनेगा, वो क्वेश्चन समझते हैं इस पॉइंट को। देखो, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, ये वाला रीजन क्या कैसा है, फॉरवर्ड बायस। तो अगर फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक जैसा होगा ग्राफ, ठीक है, तो ऐसे ग्राफ बन गया। लेकिन अगर आप VCE बढ़ाते हो तो इसका ग्राफ में वेरिएशन आता है। तो ये VCE मान लो 8 वोल्ट में है, तो ये VCE हो गया 10 वोल्ट, और ये VCE हो गया मान लो 12 वोल्ट, ऐसे, ठीक है, ऐसा हो। अच्छा, अब आते हैं आउटपुट। आउटपुट में कौन सा करंट दिखाई दे रहा है आपको, तो आउटपुट में है IC। अब आउटपुट का जो वोल्टेज है वो VCE होगा, ठीक है। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रिवर्स बायस जैसी होगी। तो रिवर्स बायस से मैंने आपको नेगेटिव टर्मिनल ऐसे नेगेटिव एक्सिस में इस तरह बना के दिखाया था ना ग्राफ, इसी को मैं ऊपर शिफ्ट करके बनाऊंगा, तो ये ऐसे बनेगा। इस समय कोई इनपुट करंट नहीं है, तो बेस करंट इक्वल्स टू 0। अब जैसे जैसे करंट आप बढ़ाओगे वैसे वैसे इतने ही रीजन में करंट बेस बढ़ाने से कलेक्टर करंट बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो मान लो ये बेस करंट कुछ है मिली एम्पियर में, लेट्स से 2 मिली एम्पियर। अब एक और अबाउट बढ़ा दिए तो यहाँ तक तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ निकल के आता है, लेट्स से 4 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ बनता है। तो ये था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हाँ, इसमें कुछ रीज़न है, ये पॉइंट को आपको समझना है। मैं इसके वर्किंग में सिखा दूंगा, इसका जब एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा ना वहाँ बताऊंगा आपको। ये वाला रीजन होता है कट ऑफ रीजन, ये वाला रीजन होता है सैचुरेशन रीजन, ठीक है। और ये रीजन होता है एक्टिव रीजन। यहीं पर एक्चुअली में ट्रांजिस्टर एक्शन होता है, ठीक है। अब मैं ट्रांजिस्टर की वर्किंग बताऊंगा। अभी तक मैं आपको वर्किंग बताया, इसके यूजेस सिखाऊंगा।
कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था कॉमन NPN ट्रांजिस्टर। अब इसके यूजेस की तरफ बढ़ते हैं। चलो, तो सबसे पहले फेज रिलेशन देखते हैं क्या होता है ना। अच्छा, इस ग्राफ, ये जो सर्किट मैंने आपको बना के दिखाया है, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने अभी रियलाइज़ किया इसको। देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको करेक्ट कर लेना। ये IE बाहर आ रहा है, तो वो दोनों अंदर जाने चाहिए थे ना, मैंने इसको मिस्टेक से यहाँ बाहर दिखा दिया। ऐसे होगा, है ना, ऐसे। इसको ठीक कर लेना, हर जगह ठीक कर लेना। यही ग्राफ, यही सर्किट डायग्राम बना हुआ है, तब से मैंने इसको साफ नहीं किया, ठीक है। तो ये अंदर की ओर और ये ऐसे, IE बाहर, IB और IC अंदर, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन से आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे इनपुट आउटपुट क्या है, मेजॉरिटी चार्जेस के मूवमेंट से पता चलेगा, ठीक है ना। चलो, अब इसको देखते हैं। तो एक हाँ, आउटपुट के साइड यानी कि VCE की वैल्यू क्या निकल के आई थी, जरा देखो। VCE इक्वल्स टू VCC माइनस ICRL। अब ये समझ आ जाएगा कि ये रिलेशन क्यों आए। आप यहाँ से यहाँ चलो जरा, VCE में, है ना। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, राइज हुआ VCC, फिर यहाँ फॉल हुआ माइनस ICRL। ये IC ही तो है, क्या है ये, IC है। तो दिस इज VCC माइनस ICRL, ठीक है ना। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, C से VCE के बीच का डिफरेंस। तो ये वाली वैल्यू हमें पता है, आउटपुट में यही वोल्टेज आता है, आउटपुट वोल्टेज ये होता है। अब मैं इधर एक सिग्नल फीड कर रहा हूँ, यहाँ पे सिग्नल फीड कर रहा हूँ इनपुट में, है ना, इसको सिग्नल फीड कर रहा हूँ ऐसे। तो जब मैं सिग्नल फीड कर रहा हूँ तो ये इनपुट हो गया। अब ये जब ट्रांजिस्टर में जा रहा है तो जरा देखते हैं, ये इनपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज ये आएगा ना, VCC माइनस ICRL, सही है। तो देखो, जब जब इसका पॉजिटिव वाला पोर्शन बढ़ रहा है, जब जब इसका पॉजिटिव वाला पोर्शन बढ़ेगा, तब तक फॉरवर्ड बाइस होगा, क्योंकि ये P है ना, फॉरवर्ड बाइस होगा तो बेस करंट बढ़ेगा। अब अगर बेस करंट बढ़ेगा तो फिर कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बीटा टाइम्स बेस करंट इज कलेक्टर करंट। यही तो था, बीटा इक्वल्स टू IC बाय IB। तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो अगर ये बढ़ेगा तो बड़ा नंबर इससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी, तो इसकी वैल्यू कम होने लगेगी। तो जब जब ये बढ़ेगा तब तब ये कम होगा। अब ये बीटा टाइम्स ज़्यादा कम करेगा, इसका मतलब ये एम्प्लीफिकेशन होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब जब ये फॉल होना शुरू होगा तब ये बेस करंट कम होने लगेगा। बेस करंट कम होगा तो कलेक्टर करंट भी कम होगा, यानी कि छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ने लगेगी। अब वैल्यू बढ़ने लगेगी, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा होगा। तो ये हो गया आउटपुट। इसमें देखो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो ये रिवर्स बायस हो रहा है, क्योंकि P के लिए अगर आप नेगेटिव लगाओगे तो रिवर्स होगा, रिवर्स होगा तो बेस करंट कम होगा, तो बेस करंट कम होगा तो कलेक्टर करंट भी कम होगा। इसका मतलब छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी तो इधर बढ़ने लग गई। अब ये इनपुट है वेव है या आउटपुट वेव है, तो फेज रिलेशन क्या दिख रहा है आपको? तो फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ कॉमन एमीटर इज पाई, यानी कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। तो आप जब AC सिग्नल इसमें फीड करते हैं तो आउटपुट सिग्नल में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस मिलेगा, लेकिन एम्प्लीफिकेशन जरूर मिलेगी, ठीक है। लेकिन यही बात अगर आप कॉमन बेस के लिए करें, कॉमन बेस, तो कॉमन बेस में क्या होता है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हो तो कॉमन बेस में ऐसा होता है ना, ये एमीटर हो गया ऐसे, तो ये एमीटर बाहर निकल रहा है, ये दोनों अंदर जाएंगे ऐसे, ये हो गया कलेक्टर। अब देखो इनपुट वाला साइड ये है, तो जब इनपुट साइड में ये बढ़ेगा
तो एमिटर करंट कम होगी क्योंकि ये एन साइड है, यानी कि रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस। तो इनपुट करंट कम होने लगेगा कब? जब इनपुट साइड में वोल्टेज बढ़ रहा है। इसका मतलब कलेक्टर करंट भी कम होने लगेगा। तो कम होने लगेगा तो ये कम वाली वैल्यू, छोटा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो ये सेम डायरेक्शन में बढ़ेगा ऐसे। तो वोल्टेज का तो गेन होता ही है इसमें, ये आउटपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें फेज डिफरेंस क्या आ रहा है? फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री। फिर से आपको समझा देता हूं कि जब ये इनपुट साइड में बढ़ेगा तो ये एन टाइप का है ना, तो इसकी एमिटर करंट कम होगी। इसके लिए भी VC माइनस ICRL रहता है, इसका भी आउटपुट वोल्टेज वही है। अगर आप देखें ना ध्यान से तो ये इसी तरह से बैटरी लगा हुआ, इसी तरह से रेजिस्टेंस है और करंट की भी डायरेक्शन यही है, वो देख लेना पीछे डायग्राम। तो उसके लिए भी यही है VCC V आउट, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कम होने लगेगी, जब ये बढ़ेगा तब तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, IC भी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इनपुट ही कम डाल रहे हो तो आउटपुट भी तो कम मिलेगा। इसमें इनपुट ज़्यादा डालोगे तो आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। तो फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री। कंक्लूजन क्या निकला? अगर कॉमन एमिटर आप लगाते हो तो इनपुट और आउटपुट सिग्नल का फेज डिफरेंस 180 डिग्री होता है। अगर कॉमन बेस लगाते हो तो इनपुट और आउटपुट सिग्नल का फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है, ठीक है। अब चलते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ। ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर मैंने सिखा दिया, कैसे एम्पलीफायर की तरह यूज़ होता है। एम्पलीफायर क्या है? एक माइक है, माइक में आप बोल रहे हो तो आपका जो साउंड एनर्जी है उसको ये जो ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बन गया सिग्नल। अब वो ट्रांजिस्टर में जाता है, एक मशीन है उसके अंदर वो जा रहा है, ट्रांजिस्टर के अंदर ही ऐसा ही बना हुआ है। तो वो इस तरह से काम करता है कि उसको एम्पलीफाई कर देता है, तो इसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है ना। पर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिल रहा है, तो उससे हमारे ब्रेन को पता नहीं चल रहा है कि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है या नहीं, है ना। फ्रीक्वेंसी से ब्रेन साउंड का मतलब निकालता है। तो आपको वही समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना। अगर मैं A-B-C बोल रहा हूँ तो C-B-A ऐसा सुनाई नहीं दे रहा है ना। 180 डिग्री का फेज डिफरेंस नहीं हो रहा, क्योंकि ब्रेन को हम बेवकूफ़ बना देते हैं। सही है, चलो तो ये थी बात। अच्छा, साउंड में फिर कैसे समझ में आता है? आप तो साउंड की बात कर रहे थे सर। तो साउंड क्या है? प्रेशर डिफरेंस की बात है। तो प्रेशर डिफरेंस से साउंड जो ईयर ड्रम में वाइब्रेट करेगा वो आपके ब्रेन में स्टोर है कि इस साउंड का मतलब क्या है। इसीलिए बचपन से जब आपको सिखाया जाता है छोटे से, तो हर वर्ड का मतलब आपको दिमाग में मैप होता जाता है। तो वहाँ से ब्रेन उस आवाज़, उस वाइब्रेशन का, उस प्रेशर डिफरेंस का मतलब इंटरप्रेट करके समझता है। तो क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो हिंदी के हर शब्द का, आवाज़ का मतलब आपको पता है ना। मैं आम बोल रहा हूँ तो आम का पिक्चर दिमाग में बन रहा है, क्योंकि आपको बचपन में बताया गया होगा। अगर मैं मैंगो बोलूँ तो मैंगो का मतलब भी समझ में आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश में पता है। तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है। इमीडिएटली इफ आई स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश देन ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज इंग्लिश वर्ड की जो सिलेबल है, द साउंड, द प्रेशर डिफरेंस इज स्टोर्ड इन योर ब्रेन, इन योर सेरेब्रम. सो द टाइम व्हेन योर ईयर ड्रम वाइब्रेट्स, एट द सेम टाइम साउंड को ब्रेन से निकाल लिया जाता है. तो देख रहे हो, हिंदी बोल रहा हूँ तब भी समझ रहे हो, इंग्लिश बोल रहा हूँ तब भी समझ रहे हो. बट अगर मैं चाइनीज़ बोलने लगूँ ची छा शौ शी, तो इसका मतलब ना आपको समझ आएगा ना मुझे, क्योंकि हम तो पढ़े ही नहीं है, हमारे ब्रेन में स्टोर ही नहीं है. पर जिसने चाइनीज़ पढ़ रखा है, वैसे चाइना ज़्यादा बात नहीं करना मुझे, है ना, क्योंकि क्या हो रहा है सबको पता है. एनीवेज, तो कहने का मतलब है जो भी साउंड का मतलब स्टोर है उसी का इंटरप्रिटेशन ब्रेन का करता है, और वो एम्पलीफाई हो रहा है ट्रांजिस्टर के थ्रू. तो साउंड ज़्यादा मिल रहा है. मैं धीरे बोल रहा हूँ, लाउड सुनाई दे रहा है आपको, बिकॉज ऑफ दिस माइक से सिग्नल पहुँच रहा है. सही है. अच्छा, तो ये थी ट्रांजिस्टर का पहला एप्लीकेशन, एम्पलीफायर. अब दूसरा बताता हूँ, स्विच. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं. मैंने NPN कॉमन
एम्पलीफायर लिया है ना, NPN कॉमन एमीटर वाला एम्पलीफायर लिया है, CE मतलब कॉमन एमीटर। क्या क्या गिवन है, उसकी करंट गेन 25 है, वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस इज 0.8 वोल्ट एंड द लोड रेजिस्टेंस इज 80 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर यानी कि वो इनपुट साइड का ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस गिवन है 200 ओम। अगर VCC 8 वोल्ट है तो क्या क्या फाइंड करना है, VCC, IC, IB, AV एंड AP, मतलब वोल्टेज गेन, करंट गेन, बेस करंट, कलेक्टर करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कॉमन कलेक्टर एंड एमीटर। तो सॉल्व करते हैं, चलो सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में क्या करना है, VCE क्या होता है, VCC माइनस IC RL, यही होता है। चलो VCC कितना गिवन है, कितना गिवन है 8 वोल्ट, तो 8 लिख दिया। अब देखो वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस ही तो होता है ICRL, तो ये 0.8 ले लो, तो आंसर क्या हो गया 7.2 वोल्ट। क्या हो गया 7.2 वोल्ट। ठीक है, नंबर 2 IC और IB निकालना है। ठीक है, देखो VRL गिवन है ना, तो VRL क्या होता है IC इंटू RL, ये कितना है 0.8। IC आपको निकालना है, RL कितना है 800 ओम, तो डिवाइड कर दो, तो IC कितना आ गया 0.8 डिवाइडेड बाई 800, तो 1/8000 यानी कि 1 मिली एम्पियर IC आ गया। अब IB कैसे निकालोगे, IC बाई IB इक्वल्स टू बीटा, और बीटा ये तो गिवन है 25, तो IB इक्वल्स टू IC बाई बीटा, दैट इज 1 इंटू 1 मिली एम्पियर है, और इसको 25 से डिवाइड कर दिया आपने, है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है, और इसको 1000 और मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर था, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो माइक्रो एम्पियर बन गया, सही है। तो ये क्या बना देखो तो 100 सॉरी, तो 100 से 2 0 को कैंसिल कर दो, तो आंसर क्या बना 40 माइक्रो एम्पियर। दिस इज योर बेस करंट, कलेक्टर करंट। हो गया 2। अब आते हैं वोल्टेज गेन में। तो वोल्टेज गेन कैसे निकलेगा, वोल्टेज गेन क्या होता है आउटपुट बाय इनपुट। इनपुट कैसे निकालोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है ना, ये कितना है 200, आउटपुट रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो क्यों ना मैं सीधा ऐसे निकाल लूँ बीटा टाइम्स R आउट बाय R इन, तो 25 टाइम्स आउटपुट बाय इनपुट, तो ये 4, तो ये हो गया 100। ठीक है, अब पावर गेन। तो पावर गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। तो करंट गेन इज हाउ मच 25 एंड वोल्टेज गेन इज हाउ मच 100, तो 100 इंटू 25 दैट इज 2500, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, इस पर कुछ सिंपल ही आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। तो फॉर्मूला आपको सब याद रखना है और अच्छे से रिलेट करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन है कि इफ़ यू इंक्रीज बेस करंट बाय 20 माइक्रो एम्पियर, इट इज़ फाउंड दैट द बेस टू एमिटर वोल्टेज इंक्रीजेज बाय 0.2 वोल्ट। ठीक है ना, आप इसका मतलब इनपुट साइड में करंट बढ़ा रहे हैं तो इनपुट साइड का वोल्टेज बढ़ता है। इट ऑल्सो चेंजेस द कलेक्टर करंट, यानी कि आउटपुट वाले साइड में कितने से 2 मिली एम्पियर से। तो आपको बताना है कि करंट गेन, AC करंट गेन क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, उसके बाद अगर लोड रेजिस्टेंस इतना है तो वोल्टेज गेन और पावर गेन बताओ। तो सारे फॉर्मूले छोटे छोटे हैं जो रिलेट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले बीटा बताना है, तो बीटा AC यानी कि करंट गेन क्या होगा, मैंने आपको बताया था 2 टाइप के गेन्स होते हैं, एक DC और एक AC करंट गेन। तो AC करंट गेन क्या होता है, चेंज। तो चेंज इन आउटपुट करंट
बाय चेंज इन इनपुट करंट। तो कितने से चेंज हुआ ये? 2 मिली एम्पियर से। वहाँ कितना चेंज किया? 20 माइक्रो एम्पियर से। तो 2 × 10⁻³ और ये कितना है? 20 × 10⁻⁶। तो उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया? सॉरी माइनस हो जाएगा ना, ये मिली एम्पियर था तो ये एम्पियर हो गया, ये एम्पियर हो गया, करेक्ट। चलो तो इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 100 के आसपास। नहीं, इसको सॉल्व करो +6 और इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा? एक और 10 को उधर सॉल्व कर लो तो -1, तो कितना हो गया? 100। बिल्कुल सही आंसर 100, ठीक है। नंबर 2, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो इसमें गिवन है कि बेस टू एमीटर वोल्टेज का जो चेंज आया वो कितने का आया? 0.2 से। तो इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट इज इनपुट रेजिस्टेंस। तो बेस टू एमीटर क्या है? 0.2 और बेस करंट कितने से चेंज हुआ? 20 माइक्रो एम्पियर से, ठीक है। अब इसको ठीक कर लेते हैं, चलो। तो इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर हो गया, ये नीचे आ गया 10, है ना। तो इनपुट रेजिस्टेंस इज हाउ मच? देखो जरा, ये कैंसिल होके हो गया 10, ये 10, ये 10, तो 10⁻⁻4 ऊपर चला गया तो 10⁻⁴ ओम। इसका मतलब 10 किलो इतना इसकी इनपुट रेजिस्टेंस है, सही है। नंबर 3, अगर आउटपुट रेजिस्टेंस 50 किलो ओम है, ये कितना ओम हो गया? 10 किलो ओम। लोड रेजिस्टेंस यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस अगर 50 किलो ओम है तो बताओ वोल्टेज गेन क्या होगा? तो व्हाट इज वोल्टेज गेन? वोल्टेज गेन इज करंट गेन इनटू आर आउटपुट बाय आर इनपुट। ये कितना आया? 100। आउटपुट कितना है? 50। इनपुट कितना है? 10। दोनों ही किलो ओम में, तो कैंसिल होगा 500 हो गया, ठीक है। नंबर 4, अब पावर गेन कैसे आएगा? पावर गेन इज β² आउटपुट बाय इनपुट, ये कर लो, या वोल्टेज गेन इंटू करेंट गेन, ये कर लो, है ना। वोल्टेज गेन इंटू करेंट गेन, तो वोल्टेज गेन 100 × 500, तो 5 × 10⁻⁴, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट सेक्शन में आ गए हैं, वो है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट पहले समझते हैं कि इसका नाम लॉजिक गेट क्यों है, पहले उसको समझते हैं। देखो सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल में क्या होता है कि इसमें लगातार चेंज हो रहा होता है, मतलब जैसा एसी साइनसोइडल वगैरह है, तो ये वोल्टेज है, ये टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप ट्रांसमिशन करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, जब आप कम्युनिकेशन करने के लिए सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, तो इसी वोल्टेज में इंफॉर्मेशन को फीड कर दिया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मतलब जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सपोज फोटोग्राफ है, आवाज़ है, वीडियो है, ऑडियो है, ईमेल है, वो सभी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिशन के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि सपोज आपने 5 वोल्ट में इंफॉर्मेशन को फीड करके भेजा। अब वायर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ गई या किसी और फैक्टर के कारण चेंज हो गया वोल्टेज, और वहाँ जाते जाते केवल 3 वोल्ट रिसीव हुआ, ठीक है ना। ये रिसीव हो रहा है, ये ट्रांसमिट हो रहा है, 5 वोल्ट आपने ट्रांसमिट किया, 3 वोल्ट पहुँचा, तो सिग्नल का लॉस हो जाएगा। तो एक और टाइप का सिग्नल हमने ढूंढा जो या तो हाई वोल्टेज में होगा या लो होगा, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, ठीक है।
तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन को कहते हैं डिजिटल सिग्नल। अब ये काम कैसे क्या करता है समझना। अगर 5 वोल्ट है, सपोज 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट को मैंने 1 बना के भेजा, तो ये हाई वोल्टेज को 1 बोलेंगे, लो वोल्टेज को 0 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, 1 बोलेंगे, 0 बोलेंगे, तो दो ही बात होगी, या तो हाई या लो। तो 5 वोल्ट को 1 लेंगे, तो सपोज 3 वोल्ट भी वहाँ पहुँचता है, तो तब भी तो वो हाई ही है एज़ कम्पेयर टू 0 वोल्ट को 0 लेंगे। तो मैंने 1 भेजा, यानी कि 5 वोल्ट भेजा या 1 भेजा, रिसीवर भी 1 ही रिसीव कर रहा है, क्योंकि बहुत ही कम वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा था। तो मैं 1 बोल रहा हूँ, वो भी 1 समझ रहा है। तो इसका मतलब मुझे एक ऐसे गेट बनाने की ज़रूरत है जो सिग्नल को या तो पास होने देगा या उस सिग्नल को रोक देगा। तो ये गेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब कब खोलना है, कब बंद करना है, उसके पीछे एक लॉजिक होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट। ठीक है, तो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि किस लॉजिक में ये काम करेगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला लॉजिक है और गेट। और गेट का लॉजिक देखते हैं। और गेट का लॉजिक ये है कि पहले तो 2 बात समझ लो कि इसमें 1 को क्या समझेंगे, 1 को समझेंगे या तो हाई वोल्टेज, या इसको समझेंगे ऑन स्टेट, या इसको समझेंगे ट्रू स्टेट में। इन सभी का मतलब एक ही है। 0 का मतलब लो वोल्टेज, ऑफ स्टेट या फॉल्स स्टेट में। तो इसको बोलते हैं बाइनरी बूलियन अलजेब्रा। ये बूलियन अलजेब्रा को फॉलो करेगा, क्योंकि अब आपका अलजेब्रा बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अब सिर्फ हाई या लो, ट्रू या फॉल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ था, पर यहाँ सब कुछ नहीं है। तो लॉजिक देखते हैं। तो सबसे पहला लॉजिक क्या है, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो सबसे पहला लॉजिक है और गेट। और गेट का लॉजिक है कि अगर इसके अंदर 2 इनपुट डाल रहे हो, ए और बी, तो जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं है तब तक आउटपुट हाई, मतलब कोई भी एक इनपुट अगर हाई हो जाए तो आउटपुट हाई मिलेगा। मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो आउटपुट ट्रू होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, स्विचिंग सर्किट से समझाता हूँ मैं आपको। स्विचिंग सर्किट से मान लो 2 स्विचेस हैं, ए और बी। ठीक है, तो अगर आप मुझे सिग्नल वहाँ पहुँचाना है तो कोई भी ए या बी कोई भी ऑन हो जाए तो सिग्नल वहाँ पे पहुँच जाएगा। यही लॉजिक इसमें लगता है, दिस इज द लॉजिक। ठीक है, अच्छा, इस और गेट का सिंबल क्या है, सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंबल है इसका इस तरह से, ऐसा 2 इनपुट 1 आउटपुट। इसकी अलजेब्रा कैसे होगी, ए इसको और बोलोगे, जो प्लस लिखा है इसको क्या बोलेंगे, और बोलोगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा लॉजिक देखो क्या है, एंड गेट। एंड गेट का क्या है, ये भी 2 इनपुट लेगा, ए और बी, और आउटपुट तभी हाई देगा जब दोनों ही इनपुट हाई हो। मतलब स्विचिंग सर्किट से समझाऊं तो जब तक दोनों ऑन नहीं होगा तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, और इसका सिंबल बता देता हूँ। तो इसका सिंबल कैसा होगा, इसका सिंबल होगा इस तरह से, ऐसे। ठीक है, ये है ए बी। तो इसका लॉजिक क्या है, जब तक दोनों हाई वोल्टेज नहीं होंगे, जब तक दोनों 1 नहीं होगा तब तक आउटपुट 1 नहीं मिलेगा। अब इसका अलजेब्रा में कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी, या इसको ए एंड बी पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा लॉजिक देखते हैं। तीसरा लॉजिक है नॉट गेट। नॉट गेट एक स्विच की तरह काम करेगा, या तो पास करेगा या नहीं पास करेगा। मतलब या तो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसकी एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, 1 इनपुट 1 आउटपुट। बाकी सबके 2 इनपुट्स थे, 1 आउटपुट था। तो इसको कैसे लिखेंगे, लाइक अगर ए डाल रहे हो तो यहाँ पे ए बार निकलेगा,
ठीक है ना, ए बार, ठीक है। अच्छा, इसकी सिंबल क्या होगी? इसकी सिंबल ऐसी होगी, एक इनपुट एक आउटपुट, तो ये क्या है? नॉट गेट, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन है, कंबाइन करके लिखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, वो सारे बेसिक लॉजिक गेट्स। अब कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहला गेट है नैंड गेट। नैंड गेट मतलब एंड को क्या करना है? नॉट कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा? नैंड। तो इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल ऐसा होगा, इसको टिप लगा दो, तो ये हो गया नैंड गेट, ठीक है, ए बी। अब इसकी अलजेब्रा कैसे लिखते हो? इसमें बार लगा हुआ है ना, तो यहाँ भी बार लिखोगे, ए डॉट बी बार, ठीक है, ये हो गया सिंबल। अच्छा, अब नंबर 2, नॉर गेट। नॉर गेट क्या होगा? अगर और को क्या करो? नॉट कर दो, तो कंबाइन होके क्या बन जाएगा? नॉर गेट। तो और गेट तो आपने सीख रखा है, अब उसमें क्या करना है? बस एक टिप लगा देना है, तो वो क्या बन जाएगा? नॉर गेट। ये ए है, ये बी है, तो इसको लिखोगे ए और बी का होल बार, ठीक है। अब एक तीसरा भी है जिसको बोलते हैं एक्सॉर। एक्सॉर का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और। अब इसका सिंबल मैं बता देता हूँ, वर्किंग और लॉजिक थोड़े टाइम पे बताऊंगा। ये होता है इसका सिंबल, ये ए है, ये बी है, और इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। इसका लॉजिक यह है कि जब तक दोनों इनपुट यूनिक ना हो तब तक आउटपुट हाई नहीं मिलेगा। तो दो यूनिक इनपुट के लिए आउटपुट हाई मिलता है, ये इसका लॉजिक है। अब सारे लॉजिक को मैं एक टेबल में बताता हूँ, जिसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है। ट्रुथ टेबल क्या है? ऑल सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर कॉल्ड ट्रुथ टेबल। तो सबसे पहले और, उसके बाद एंड, उसके बाद नॉर या नैंड बताया, नैंड बताया, उसके बाद नैंड, फिर नॉर, ठीक है। और उसके बाद मैं एक्सॉर भी बता देता हूँ, ए एक्सॉर, ठीक है। इसको जॉर बोलते हैं, एक्सॉर बोलते हैं। देखते जाओ। सेट ऑफ ऑल इनपुट्स इज इन दिस टेबल। कितने टाइप के इनपुट हो सकते हैं? या तो दोनों स्विच ओपन है, या दोनों स्विच क्लोज है, या पहला ओपन है दूसरा ओपन। तो 4 सेट ऑफ इनपुट हो गए। तो दोनों ऑफ, ठीक है, पहला ऑन, अब दूसरा ऑन, पहला ऑफ, दोनों ऑन, हो गया ना। इतने इनपुट्स पॉसिबल हैं, ठीक है, इतने इनपुट्स हैं। अब और करना है, तो दोनों ऑफ है तो ये ऑफ ही होगा। लॉजिक क्या बोल रहा था कि जब तक एक इनपुट हाई ना हो तब तक आउटपुट हाई नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये हाई है तो 1 मिल गया, ये हाई है तो 1 मिल गया, दोनों हाई हैं तो 1 ही मिलेगा। कोई भी ऑन हुआ तो करंट फ्लो हो जाएगी। अब देखो, जब तक दोनों ऑन ना हो तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। दोनों ऑन है तो करंट फ्लो हुआ। अब कोई भी एक ऑफ हो गया तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसका आपको क्या करना है? ऑपोजिट करना है। नॉट का मतलब क्या है? ऑपोजिट। अगर 0 है इनपुट, 0 है तो 1, 1 है तो 0, ठीक है ना, ऑपोजिट। तो इसका ऑपोजिट कर दो, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट हो गया 1, 1, 1, 0, इसको बोलेंगे नैंड। अब नॉर करो इसका ऑपोजिट, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा 0 का हो गया 1, 1 का हो गया 0, 1 का हो गया 0, 1 का हो गया 0। अब एक्सॉर क्या लॉजिक क्या बताया था मैंने आपको, याद करो। जब तक दोनों इनपुट
यूनिक ना हो। तो यहाँ देखो ये सेम इनपुट है, ये भी सेम इनपुट है, इन दोनों के लिए 0 हो जाएगा, 0 0। अब ये दोनों ही यूनिक हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1। तो कहने का मतलब है और जैसा ही होगा, सिर्फ दोनों 1 है तो वहाँ 0 हो जाएगा। तो ये थे टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, इतने सारे लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी एक्चुअल रियलाइजेशन बताता हूँ कि एक्चुअली कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर चैप्टर होगा। चलो, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि एक्चुअली में एंड गेट, और गेट, नॉट गेट को अचीव कैसे करते हैं, कैसे अचीव किया था। जैसे मैंने सिंबल जो बना दिया वो सब तो लॉजिक है ना, वो तो थॉट है हमारा। एक्चुअल में कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास सेल है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, और अब डायोड और ट्रांजिस्टर, इतने सारे हमारे पास डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के। उनके ही हेल्प से मुझे एंड गेट, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट बनाना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ और गेट, ठीक है। तो देखो ज़रा ध्यान से, 2 डायोड्स मैंने ले लिया, 2 डायोड्स, ठीक है। मैं यहाँ पे आउटपुट ले रहा हूँ, तो मैंने 2 टर्मिनल लिया है, तो ये मेरे लिए बन गया A और ये बन गया B। इसका मतलब सेट ऑफ इनपुट हो गया A और B, और मुझे Z आउटपुट लेना है, ठीक है, ये आउटपुट लेना है। तो देखो आपके पास 2 टर्मिनल है बैटरी का, तो ये टर्मिनल 0 वोल्ट पर है तो ये 0 की तरह बिहेव करेगा, ये इससे 5 वोल्ट हाई है तो ये 1 की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज दिस इज 5 वोल्ट, सही है। तो जब A को इससे कनेक्ट करोगे तो वो 1 की तरह इनपुट जाएगा, जब A को इससे कनेक्ट करोगे तो 0 की तरह इनपुट जाएगा। तो चलो कनेक्ट करके देखते हैं। अभी जब कोई कनेक्शन नहीं किया आपने तो Z की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि ये अनबायस्ड है, अनबायस्ड है तो 0 है, ठीक है। अब आपने दोनों को पहले 0 0 ले लिया, 0 0, इसका मतलब दोनों की कनेक्शन यहाँ कर दिया, यहाँ पे। तो इधर 0 था और अब इधर भी 0 है, तो इससे कोई पोटेंशियल राइज और फॉल कुछ हुआ ही नहीं, तो भी आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अब A को कनेक्ट करेंगे 1 से, A को कनेक्ट कर दिया मैंने 1 से, और B को कनेक्ट कर दिया 0 से, तो A हो गया 1 और B हो गया 0। तो देखो क्योंकि यहाँ 1 है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस में इसकी कोई रेजिस्टेंस होती नहीं है, आइडियल डायोड लिया गया, तो इधर 1 है यानी कि 5 वोल्ट है, तो इधर भी 5 वोल्ट हो गया, तो यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, सही है। तो यहाँ पे क्या मिला, हाई वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट, 5 वोल्ट को क्या लिखते हैं, हाई, हाई लिख दिया 1। तो यही बात उल्टे में भी ट्रू है, मतलब B को 1 में कनेक्ट करोगे और इसको तब भी वही बात होगी, तो इसको 1 और 0 करोगे तो 1 मिलेगा। अब दोनों को 1 1 में कनेक्ट कर देते हैं, दोनों को, ठीक है। तो दोनों को यहाँ कनेक्ट कर दो, तो दोनों पैरेलल में, दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए, तो दोनों से वोल्टेज सेम हुआ, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम ही होता है, तो यहाँ भी वोल्टेज हाई मिलेगा, तो आउटपुट क्या मिला, 1। तो इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो बिल्कुल वैसी है जैसे और की है, इसका मतलब यस दिस बिहेव्स एज अ और गेट। अब आते हैं एंड गेट की तरफ, देखते हैं। तो फिर से मेरे लिए ये बना A, ये बन गया B, ये वाला है 1 और ये वाला है 0, ठीक। अब मेरे लिए 2 सेट ऑफ इनपुट्स होंगे, A B, ठीक है, और ये हो गया आउटपुट Z। अभी देखते हैं, जब कोई कनेक्शन नहीं है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे आप पोटेंशियल निकालेंगे तो उसके EMF के कारण हाई वोल्टेज मिलेगा, तो इसका मतलब Z की वैल्यू 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट को मैंने 1 लिया है, यानी कि 1 है, कोई कनेक्शन नहीं है तो 1 है। तो अगर यहाँ 1 है तो फिर इधर भी 1 होगा, इधर भी 1 होगा, मतलब 5 वोल्ट होगा, तो मतलब इनिशियली इधर वाला टर्मिनल हाई वोल्टेज पे है, ठीक है। अब मैं दोनों को 0 0 से कनेक्ट कर देता हूँ, तो दोनों को 0 से कनेक्ट कर दिया ऐसे। अब देखो तो D1 और D2 दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए, तो जैसे ही फॉरवर्ड बायस हुआ सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होने से क्या हुआ, यहाँ पे करंट फ्लो करने लग गया, कितना करंट, कुछ I फ्लो करने लग गया। तो अब Z की वैल्यू क्या होगी, अब Z की वैल्यू होगी V1 माइनस IR। तो क्योंकि अपन खुद ही बना रहे हैं इसको, तो ऐसे सिलेक्शन करते हैं इनकी, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाता है, तो इसके इक्वल होने से आउटपुट वोल्टेज क्या मिला, 0 वोल्ट, तो 0 0 पे क्या मिला, 0। अब किसी एक को हाई पे लेके चलते हैं,
1 को ले लिया हाई पर, तो 1 को ले लिया हाई पर, इसको कनेक्ट कर दो, और B को ले लिया 0 पर, इसको देख लेते। तो ये वाला 1 वोल्ट है और इधर भी 1 वोल्ट है, तो ये तो अनबायस हो गया, तो उससे कोई करंट नहीं जाएगा, लेकिन इससे तो करंट जाएगा ना, तो इसका मतलब अभी भी उतना ही करंट फ्लो होगा, तो अभी भी क्या मिलेगा, जितना राइज उतना फॉल, तो 0 मिलेगा, तो ये 0 मिल गया। तो सिमिलरली यहाँ भी वही होगा, यहाँ 0 1 में भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये उल्टा कर दो, इधर इधर कर दो, एक ही बात है। अब आते हैं कहानी 1 1 पे, 1 1 पे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब दोनों को कहाँ कनेक्ट कर दिया मैंने, 1 पे। तो इनिशियली क्या था यहाँ पे 5 वोल्ट, अब इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, तो ये डायोड अनबायस्ड हो गया। अनबायस्ड में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। याद करो, डायोड का जब अनबायसिंग होती है तो याद करो मैंने क्या बताया था कि होल्स जो पी साइड के हैं वो लोअर पोटेंशियल पे है और इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल पे है, तो अपने से करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट 0 हो गया, I 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो V1 Z की वैल्यू V1 हो गई, दैट इज़ हाई वोल्टेज हो गया, तो अब जाके 1 आया। समझ रहे हो लॉजिक? तो ऐसे जाकर एंड गेट अचीव होता है। तो कभी भी 2 डायोड्स और एक बैटरी मिल जाए तो वो एंड गेट होता है, सिंपल। अच्छा ठीक है, अब नॉट गेट कैसे अचीव करें? तो नॉट कैसा बिहेव करता है, वो एक स्विच की तरह बिहेव करता है। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच मैंने पढ़ा रखा है आपको, तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच में जो काम था वही काम यहाँ पे होगा। तो मैंने ट्रांजिस्टर लिया, यहाँ डायोड लिया, लेकिन यहाँ ट्रांजिस्टर लेना पड़ा। आउटपुट कहाँ ले रहे हैं, यहाँ पर, ये आउटपुट है आपका। ठीक है, तो ये क्या होगा, VCC माइनस ICRL, तो ये RL है, तो ये IC होगा क्योंकि ये C है, ये E है और ये B है। ठीक है, तो VCC माइनस ICRL इज योर आउटपुट। ठीक है, तो इनिशियली कनेक्शन नहीं हुआ है, तो ये 0 है, तो 0 है तो आउटपुट क्या है, हाई, मतलब 1 है। ठीक है, तो ये आपका इनपुट हो गया A, तो A का इनपुट और A बार आपका होगा आउटपुट। तो ज़रा आउटपुट देखते हैं, आउटपुट। तो जब आपने 0 से कनेक्ट कर दिया इसको यहाँ से, तो ये 0 है और ये 1 है, तो 0 से कनेक्ट किए तो बेस से तो कोई करंट ही नहीं जाएगा, तो जब बेस करंट ही नहीं होगा तो कलेक्टर करंट भी नहीं होगा, इसका मतलब ये 0 हो गया, इसका मतलब आउटपुट की वैल्यू क्या हो गई, VCC यानी कि हाई। तो जब आपने लो किया तो आपको हाई मिला। ठीक है, अब जब इससे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अब आप इसको हाई वोल्टेज पे लगा दिए तो इधर से करंट फ्लो होने लगेगा IB, तो क्योंकि इनपुट करंट मिला तो आउटपुट करंट भी मिलेगा IC, इधर IE। अब आप एडजस्टमेंट ऐसी करके रखते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल हो जाता है। तो जब आपने 1 से कनेक्ट किया तो आउटपुट 0 मिला। ठीक है ना, तो ये है कंडीशन स्विचिंग की, तो इसलिए ट्रांजिस्टर स्विच को नॉट गेट की तरह यूज़ करते हैं। अब अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन मैं पूछ लूँ कि इसके Z को यहाँ कनेक्ट कर दो ऐसे, तो वो कौन सा गेट होगा, ये है एंड गेट, ये है नॉट गेट, दोनों मिल गया तो क्या बन गया, नैंड गेट। तो नैंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कॉम्बिनेशन से, इसको इससे कमेंट में बोलो कि ओवरऑल कैसा बिहेव करेगा, या फिर इसकी इनपुट ये डालोगे तो आउटपुट क्या होगा। तो अगर गेट पता है कैसा है तो आउटपुट आप बता सकते हैं। तो ये थी एक्चुअल रियलाइजेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉजिक गेट्स के। अब इसके कुछ सर्किट सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, वो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। तो मैं इस लेक्चर को यहीं एंड कर रहा हूँ। सर्किट के क्वेश्चंस हैं, लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशंस हैं और बुलियन अलजेब्रा, ये सब छोटे छोटे पार्ट है, आराम से आप समझ सकते हैं। ये था इम्पोर्टेंट पोर्शन जो मैंने कवर किया। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा और ये है लास्ट लेक्चर। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। सेमीकंडक्टर बढ़िया से आपको करना है, इनफैक्ट सारे चैप्टर आपको ठीक से करने हैं। तो अलविदा लेता हूँ फिर, थैंक यू वेरी मच। जो भी गलती हुआ, अप डाउन जो भी हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, और मैं अपने टेक्नीशियन टीम को, हमारे एडिटिंग टीम को, कैमरामैन टीम को काफ़ी
थैंकफुल हूँ कि वो टाइम पे वो सब कुछ तैयार करके दिए आपको। तो फिर पेपर के लिए तैयार रहें आप, ठीक है। अभी भी टाइम है, काफ़ी टाइम है, आप रिवाइज करें और क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। सी यू देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।